प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड आधुनिक विश्व का इतिहास में नेपोलियन के साम्राज्य और उसके पतन की परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। नेपोलियन विश्व इतिहास का एक ऐसा नायक है जो अपने बलबूते पर, अपने स्वयं की योग्यता के बूते पर एक छोटे से समय में फ्रांस का भाग्य विधाता बना और शीघ्र ही एक साधारण सैनिक से सम्राट के सर्वोच्च पद पर पहुंच गया। उसकी सफलताएं अद्वितीय थी और वह जितनी कर्मठता के साथ युद्ध के मैदान में डटा, भाग्य ने उसका उतना ही साथ दिया। उसने अपने समकालीन सभी श्रेष्ठ शक्तियों को नतमस्तक कर दिया और पूरा यूरोप फ्रांस के कदमों में पड़ा हुआ था। परंतु नेपोलियन की ये सभी सफलताएं उसके जीवन काल में ही उससे विमुख होने लगी। दुर्भाग्यवश नेपोलियन ने कुछ ऐसी भूलें की जिसकी वजह से नेपोलियन का साम्राज्य 1808 के बाद धीरे धीरे अवसान की ओर बढ़ा और उसने एक से अधिक शत्रु पैदा कर लिए जो उसकी सफलताओं को बाधित करने में सहायक बने। 1808 में नेपोलियन ने पुर्तगाल पर आक्रमण किया और पुर्तगाल पर उसका आक्रमण किया जाना ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य आर्थिक और राजनीतिक मतभेदों की परिणति था। चूंकि पुर्तगाल और ब्रिटेन के मध्य व्यापारिक और राजनीतिक संबंध काफ़ी गहरे थे, पुर्तगाल ने नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू करने से इनकार कर दिया था। वास्तव में हम देखें तो नेपोलियन की यह महाद्वीपीय व्यवस्था, जो उसकी अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक थी, वही उसके पतन की शुरुआत बना। नेपोलियन ने स्पेन के साथ मिलकर पुर्तगाल पर आक्रमण किया क्योंकि पुर्तगाल और ब्रिटेन के संबंध अभी भी यथावत थे। नेपोलियन के निकाले गए आज्ञप्तियों के खिलाफ पुर्तगाल ने ब्रिटेन के साथ अपने संबंधों को समाप्त नहीं किया। स्पेन और नेपोलियन की सेना ने पुर्तगाल पर आक्रमण किया और 1807 ईस्वी में उन्होंने पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पर अधिकार कर लिया। यद्यपि उसके अधिकार करने के पश्चात पुर्तगाल का शाही वंश ब्रगेंजा अपने परिवार के साथ ब्राज़ील की ओर भाग गया। पुर्तगाल पर अधिकार करने के बाद नेपोलियन ने स्पेन पर अधिकार करने की योजना बनाई और स्पेन पर अधिकार करने या स्पेन पर आक्रमण किया जाना नेपोलियन के पतन का दूसरा महत्वपूर्ण कारण था। स्पेन का अभियान नेपोलियन का ऐसा फोड़ा बन गया जो कभी ठीक नहीं हो पाया और जीवन भर रिश्ता रहा। स्पेन में यद्यपि फ्रांस के बुर्बो राजवंश की ही शाखा राज कर रही थी,
और उसका शासक भ्रष्ट और अयोग्य था। नेपोलियन ने उसकी अवस्था का लाभ उठाकर अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को गद्दी पर बिठा दिया। जोसेफ बोनापार्ट को गद्दी पर बिठाना स्पेन की राष्ट्रीय भावनाओं के उभार का एक प्रमुख कारण बन गया। नेपोलियन की इन गतिविधियों से स्पेनिश जनता रुष्ट हो गई। उनमें राष्ट्रीय भावना जाग गई और वे नेपोलियन को एक विदेशी शासक के रूप में देखने लगे। उनकी यह राष्ट्रीय भावना इतनी प्रबल और व्यापक हुई कि वह एक आंदोलन के रूप में परिणित हो गई। नेपोलियन के शासकों और सेनाओं को उनका जगह जगह पर मुकाबला करना पड़ा। अनेक प्रकार की क्रांतिकारी समितियां और गुरिल्ला पद्धति से गठित टुकड़ियों ने फ्रांस के सैनिकों पर आक्रमण कर उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। नेपोलियन द्वारा पोप का अपमान किए जाने से भी कैथोलिक ईसाई असंतुष्ट थे और उन्होंने भी इन स्पेनिश विद्रोहियों का साथ देना शुरू कर दिया था। स्पेन का क्षेत्र यद्यपि रक्षात्मक युद्ध के लिए बहुत अनुकूल था। स्पेन की राष्ट्रवादी सेना ने जोसेफ बोनापार्ट की सेना को पराजित कर दिया। यह पराजय नेपोलियन की गाल पर एक ऐसा करारा तमाचा था क्योंकि नेपोलियन ने अभी तक इस प्रकार की हार नहीं झेली थी और इस हार ने नेपोलियन की अजेयता का जो मिथक था उसको भी तोड़ दिया। ऐसे ही समय इंग्लैंड ने भी स्पेन वासियों की सहायता के लिए वेलेस्ली के नेतृत्व में एक ब्रिटिश टुकड़ी पुर्तगाल की ओर रवाना की। वेलेस्ली इससे पहले भारत में अनेक ब्रिटिश सैनिक अभियानों में एक बड़ी ख्याति अर्जित कर चुका था। नेपोलियन ने स्पेन वासियों को सबक सिखाने के लिए 2 लाख सैनिकों के साथ स्वयं स्पेन पहुंचा और 1 माह के संक्षिप्त अभियान के दौरान सारी बाधाओं को हटाकर उसने पुनः मैड्रिड पर अधिकार कर लिया। उसने बोनापार्ट को पुनः गद्दी पर बिठाया और ब्रिटिश सेना को स्पेन से भगा दिया। परंतु नेपोलियन की यह सफलता अस्थायी सिद्ध हुई। 1809 के शुरुआत में यूरोप के अन्य हिस्सों की समस्याओं के संदर्भ में नेपोलियन को स्पेन छोड़ना पड़ा और नेपोलियन के स्पेन छोड़ते ही स्पेनिश राष्ट्रवादियों की गतिविधियां पुनः प्रबल हो गई और दुर्भाग्यवश नेपोलियन दोबारा स्पेन नहीं लौट सका। 1812 में वेलिंगटन के नेतृत्व में ब्रिटेन की सेनाओं ने सलामांका नामक स्थान पर फ्रांसीसी सेना को परास्त कर दिया और मैड्रिड पर अधिकार कर लिया और जोसेफ बोनापार्ट और फ्रांसीसी लोगों को वहां से खदेड़ दिया। स्पेन का अनुभव नेपोलियन के लिए अत्यंत दुखद और हताशापूर्ण रहा, जिसने नेपोलियन की प्रतिष्ठा को भी गहरा आघात लगाया। बल्कि उसके 3 लाख सैनिक भी इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए और यूरोप में नेपोलियन की अपराजेयता का भ्रम भी टूट गया। स्पेन में राष्ट्रवादियों की विजय से अनेक देशों के राष्ट्रवादियों का भी उत्साहवर्धन हुआ और धीरे धीरे नेपोलियन के खिलाफ एक माहौल बनने लगा। स्वयं नेपोलियन कहता है, स्पेन के इस नासूर ने मुझे बर्बाद कर दिया। इसी प्रकार ऑस्ट्रिया पर नेपोलियन की 1809 की विजय भी नेपोलियन के साम्राज्य को रोकने में कोई खास मदद नहीं कर सकी
ऑस्ट्रिया में भी राष्ट्रीय भावनाएं जोर पकड़ रही थी और ऑस्ट्रिया के शासक नेपोलियन से अपने अपमान का बदला लेने के लिए कटिबद्ध थे। पर्याप्त सैनिक तैयारियों के बाद ऑस्ट्रिया की जनता से मिल रहे समर्थन के बूते पर ऑस्ट्रिया के राजा फ्रांसिस ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध घोषित किया और इस युद्ध में यद्यपि ऑस्ट्रिया पराजित हुआ, लेकिन 1809 में वियना की संधि पर उसने हस्ताक्षर कर दिए और उसे अपने बड़े विस्तृत क्षेत्रों को खोना भी पड़ा। ऑस्ट्रिया के अधीन पश्चिमी गैलिसिया, डालमेरिया, स्लोवेनिया, क्रोशिया के क्षेत्र को मिलाकर एक नया इलिरियन प्रांत नेपोलियन ने बनाया और एक बड़ी राशि युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त की। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के इस राजवंश की राजकुमारी के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। संभवतः उसका मानना था कि उनकी शत्रुता इस वैवाहिक संबंध से मित्रता में बदल जाएगी। इसके पश्चात 1810 में नेपोलियन ने अपने साम्राज्य को संगठित करना शुरू किया। नेपोलियन ने अपने साम्राज्य के उत्तर और पूर्व में पर्शिया, ऑस्ट्रिया और रूस तथा डेनमार्क और स्वीडन तक अपने साम्राज्य का प्रसार कर लिया था। नेपोलियन का मुख्य शत्रु ग्रेट ब्रिटेन अभी भी अपराजित था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के विरुद्ध अपनाई गई अपनी महाद्वीपीय व्यवस्था की असफलता से भी वह परेशान था। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा जीते गए विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय चेतनाओं का उदय हो रहा था और नेपोलियन का सैनिक संगठन भी अब उतना एकात्मक और जोशीला नहीं रह गया था जितना फ्रांस की क्रांति के बाद लोगों में उत्साह देखने को मिलता था। ऐसी स्थितियों में नेपोलियन ने 1812 में रूस पर आक्रमण किया। रूस के ज़ार और नेपोलियन के मध्य 1810 से ही मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। रूसी ज़ार नेपोलियन से इस बात को लेकर नाराज था कि वह रूस को पूर्वी दिशा में विस्तार का अवसर नहीं दे रहा था। ऑस्ट्रिया से नेपोलियन के वैवाहिक संबंध हो जाने के बाद रूस को ऐसा लगा कि ऑस्ट्रिया की ओर अब उसका विस्तार संभव नहीं है और फ्रांस की मित्रता रूस की तुलना में उसके शत्रु ऑस्ट्रिया से अधिक प्रगाढ़ हो गई है। चूंकि रूस मूलतः एक कृषि प्रधान देश था और महाद्वीपीय व्यवस्था लागू करने से उसे अनेक कठिनाइयां का सामना करना पड़ा, जिसके कारण रूस में भी जन असंतोष पनप रहा था, जिससे परेशान होकर ज़ार ने रूस में महाद्वीपीय व्यवस्था के क्रियान्वयन को शिथिल कर दिया, जिससे नेपोलियन नाराज हो गया और नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण कर दिया। रूस पर आक्रमण कर रूस को सबक सिखाने के लिए नेपोलियन ने मित्र राष्ट्रों के सहयोग से एक बड़ी सेना का गठन किया, जिसमें 6 लाख सैनिकों के साथ उसने आक्रमण किया। जून 1812 में नेपोलियन नीमन नदी को पार किया। रूस की सेना नेपोलियन का सामना करने की स्थिति में नहीं थी, अतः रूसी ज़ार ने फ्रांस की सेना का प्रत्यक्ष सामना करने के स्थान पर अपनी ही भूमि पर लगातार पीछे हटना शुरू किया और फ्रांस की सेना रूस का पीछा
करते करते रूस के अंतर्वर्ती क्षेत्रों तक बढ़ती गई। पीछे हटने से पूर्व रूसी सेनाओं ने आसपास के क्षेत्रों को विनष्ट करना शुरू कर दिया था, जिससे फ्रांस की सेना को वहां जाने पर रसद और पानी की आपूर्ति नहीं हो सके। ऐसी स्थिति में नेपोलियन की सेना की विशाल संख्या उसकी शक्ति के स्थान पर उसके लिए बोझ बन गई, क्योंकि सेना के खाने पीने और घोड़ों के लिए रसद पाने की व्यवस्था करना अत्यंत मुश्किल कार्य हो गया था। सेना के प्रयाण के छठे दिन से ही सेना के लिए भोजन की कमी हो गई और खुराक के अभाव में घोड़े मरने लगे। परंतु नेपोलियन शत्रु को परास्त करने की धुन में आगे बढ़ता रहा। अंत में रूस की सेना ने मास्को जाने वाले रास्ते में बोर्डिनो नामक स्थान पर फ्रांस की सेना का मुकाबला का निर्णय किया, जहां 7 सितंबर 1812 को दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें लगभग 40,000 रूसी और 30,000 फ्रांसीसी सैनिक मारे गए थे। यह नेपोलियन की एक संघर्षपूर्ण विजय थी। रूस की सेना पीछे हटती गई और मास्को का रास्ता खुला छोड़ दिया। 14 सितंबर को नेपोलियन ने मास्को पर अधिकार कर लिया, परंतु नेपोलियन ने मास्को शहर को वीरान पाया। जिस रात्रि को नेपोलियन मास्को में प्रवेश हुआ, उसी रात्रि को शहर के विभिन्न हिस्सों में रूसियों द्वारा आग लगा दी गई। खाने पीने की वस्तुओं को नष्ट कर दिया गया, लेकिन नेपोलियन तमाम परेशानियों के बावजूद भी कई हफ्तों तक मास्को में डटा रहा, इस उम्मीद में कि जार उससे शांति समझौते के लिए आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मास्को में सर्दी बढ़ रही थी। अंत में हताश होकर 22 अक्टूबर को नेपोलियन को अपनी सेना के साथ मास्को से पुनः लौटने का निर्णय लेना पड़ा। मास्को से नेपोलियन की वापसी की यात्रा इतिहास का एक ऐसा भयानक घटनाक्रम है। मास्को से नेपोलियन के लगभग 1 लाख सैनिक वापसी के लिए रवाना हुए। उनमें से मात्र कुछ हजार लोग ही वापस फ्रांस पहुंच सके। मार्ग में एक और बर्फीली ठंड, बर्फीली हवाएं और दूसरी ओर भोजन और वस्त्र की कमी। लौटती हुई फ्रांसीसी सेना पर रूस के गुरिल्ला कोसैक दल के लोग भी छुप छुप कर आक्रमण कर रहे थे। ऐसी स्थितियों में वस्त्रों का अभाव, उफनते हुए नदी नाले, उजड़ी हुई वीरान बस्तियों के मार्ग, भोजन की कमी, कोसैक गुरिल्लाओं का आक्रमण की कठिनाइयों के कारण फ्रांस के सैनिक रास्तों में दम तोड़ते गए। अनेक सैनिक आत्महत्या कर चुके थे। भोजन की इतनी कमी थी कि सैनिक घोड़ों को मारकर उन्हें खा रहे थे। बचे खुचे कुछ हजार सैनिक जब 13 दिसंबर को निमन नदी पर पहुंचे तो उनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। फटे हुए कपड़े और भूख से बेहाल अर्धविक्षिप्त सैनिक दल। कुछ तो उनमें से बड़ी मुश्किल से चलते हुए अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने शांति से मरने के लिए कमरों की मांग की। नेपोलियन का रूसी अभियान बड़ा विनाशकारी रहा। उसके 5 लाख से भी अधिक सैनिक इस आक्रमण की भेंट चढ़ गए। हेजन के शब्दों में, इतिहास के वृत्तांतों में इस प्रकार के डरावने दारुण पृष्ठ कुछ ही देखने को मिलेंगे। इसके पश्चात भी नेपोलियन ने अपनी इन भूलों से सबक नहीं लिया और 1813 में फ्रांस के अधीन जर्मन रियासतों के संग में उठती हुई राष्ट्रीय भावनाओं के उदय को कुचलने के लिए नेपोलियन ने जर्मनी पर आक्रमण करने का निश्चय किया। रूसी सेनाओं ने पर्शिया और इन जर्मन राष्ट्रों के मुक्ति आंदोलन को समर्थन प्रदान किया। दिसंबर 1812 में चूंकि नेपोलियन रूस के युद्ध से लौटा ही था, परंतु शीघ्र ही उसने 2 लाख सैनिकों की सेना गठित कर ली
और सैक्सनी में प्रवेश कर पर्शिया और रूस की सेनाओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें परास्त कर दिया। ऐसे समय में ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मैटरनिख ने नेपोलियन के समक्ष युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। इसका कारण था नेपोलियन इस अंतराल में फ्रांस और इटली से और अधिक सैनिक टुकड़ियां जुटाना चाह रहा था। परंतु यह अंतराल नेपोलियन के लिए घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसी दौरान ग्रेट ब्रिटेन ने प्रसा और रूस के साथ मिलकर फ्रांस के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा गठन किया। इसके पश्चात ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मैटरनिख ने यूरोप में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से नेपोलियन के समक्ष शांति समझौते का प्रस्ताव रखा, लेकिन नेपोलियन समझौता नहीं, विजय चाहता था। अतः उसने मैटरनिख की बात को अस्वीकार कर दिया। तब ऑस्ट्रिया भी प्रसा और रूस के साथ फ्रांस के विरुद्ध संयुक्त गठबंधन में शामिल हो गया। 16 से 19 अक्टूबर 1813 में राष्ट्रों का युद्ध शुरू हुआ। लिप्जिग नामक स्थान पर इस राष्ट्रों का युद्ध नामक संघर्ष शुरू हुआ। इस युद्ध में नेपोलियन को ऑस्ट्रिया, रूस और पर्शिया की संयुक्त सेनाओं से सामना करना पड़ा। मित्र राष्ट्रों की सेना में 3 लाख लोग थे, नेपोलियन की सेना में मात्र 20,000। इस युद्ध में नेपोलियन बुरी तरह परास्त हुआ और अपने बचे खुचे सैनिकों के साथ राइन नदी को पार कर भाग गया। राष्ट्रों के इस युद्ध में पराजय के बाद फ्रांस के बाहर नेपोलियन का साम्राज्य ताश के पत्तों के महल की तरह बिखर गया। जर्मन राष्ट्रों के राइन संघ को भंग कर दिया गया। वेस्टफैलिया से बोनापार्ट को भगा दिया गया। हॉलैंड स्वतंत्र हो गया। ऑस्ट्रिया ने टिरोल और इलिरियन प्रांतों को पुनः प्राप्त कर लिया और वेनेशिया और स्विट्जरलैंड पर अधिकार कर लिया। नेपोलियन के पास अब मात्र फ्रांस का केंद्रीय साम्राज्य ही बचा था। ऑस्ट्रिया ने 1813 के अंत में नेपोलियन के समक्ष एक ऐसी संधि का प्रस्ताव रखा जो उसके लिए ऐसी स्थिति में लाभकारी थी। मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस की प्राकृतिक सीमाओं के अंतर्गत उसके साम्राज्य की सीमाओं को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। राइन, आल्प्स और पायरेनीज के अंतर्गत जो क्षेत्र पड़ता था, लेकिन नेपोलियन ने इसे ठुकरा दिया। सैनिक विजयों के अभ्यस्त और सैनिक दर्प के अभिमान में नेपोलियन अभी भी संधि नहीं, विजय की आकांक्षा ही रखता था। ऐसी परिस्थितियों में मित्र राष्ट्रों की संयुक्त सेनाओं ने 1814 में फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। फरवरी और मार्च के 2 महीनों में नेपोलियन बहादुरी के साथ मित्र राष्ट्रों की सेनाओं से लड़ता रहा, लेकिन अंत में उसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। 31 मार्च 1814 को मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने पेरिस पर अधिकार कर लिया। नेपोलियन ने मित्र राष्ट्रों के साथ फाउंटेनबेल्यू की व्यक्तिगत संधि की, जिसके अनुसार उसने फ्रांस के सिंहासन पर अपना और अपने परिवार का अधिकार त्याग दिया। बदले में उसे एल्बा नामक छोटे से द्वीप का राज्य दिया गया और 20 लाख फ्रेंच की वार्षिक पेंशन स्वीकृत की गई। एल्बा का द्वीप भूमध्य सागर में कोर्सिका के निकट टस्कनी के तट पर स्थित था, जो 19 मील लंबा और 6 मील चौड़ा एक द्वीप था। नेपोलियन को एल्बा के लिए फ्रांस के सैनिकों ने अश्रुपूरित विदाई दी। एल्बा में नेपोलियन 10 महीने तक रहा। मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस की गद्दी पर बुर्बो राजवंश के लुई 18वें को पुनः आसीन किया। लुई 18वें ने क्रांति की भावना का सम्मान करते हुए फ्रांस की जनता के अधिकारों को अपने चार्टर में स्वीकार कर लिया। परंतु नेपोलियन की कुछ समय बाद वापसी हुई। उसने 100 दिन और शासन किया और अंत में 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में परास्त
हो गया। चूंकि फ्रांस में अभी भी नेपोलियन के नाम का जादू था, लुई 18वें की गतिविधियों से ऐसा लगने लगा कि वह कुलीन सामंतों और धर्म गुरुओं के विशेष अधिकार उन्हें वापस लौटा सकता है। अतः कृषक वर्ग और मध्यम वर्ग फ्रांस की गद्दी पर बुर्बो राजवंश की वापसी से प्रसन्न नहीं थे। नेपोलियन ने इस स्थिति से लाभ उठाने का निश्चय किया। इस समय मित्र राष्ट्रों के अधिकारी वियना कांग्रेस में यूरोप के बंटवारे को लेकर झगड़ रहे थे। नेपोलियन एल्बा द्वीप से कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ रवाना हुआ और मार्च 1815 में फ्रांस के दक्षिणी तट पर स्थित कैंस नामक स्थान पर उतरा। उसी रात्रि को नेपोलियन ने कैंस से पेरिस की ओर प्रस्थान किया। नेपोलियन के पास सैनिकों की संख्या इतनी कम थी कि उसे आसानी से बंदी बनाया जा सकता था। नेपोलियन ने फ्रांस की सैनिक टुकड़ियों से सहयोग देने के लिए भावनात्मक अपील की और परिणाम स्वरूप एक के बाद एक रेजिमेंट नेपोलियन से जुड़ती गई। कैंट से पेरिस की यात्रा के दौरान नेपोलियन का फ्रांस की जनता, विशेषकर कृषकों ने उत्साह से स्वागत किया। शाही सेना की जो टुकड़ी नेपोलियन की गिरफ्तारी के लिए खड़ी थी, वह भी नेपोलियन के आह्वान पर उसके साथ हो गई और 20 मार्च को नेपोलियन पुनः पेरिस पहुंच गया और टुलेरिस के राजभवन पर अधिकार कर लिया। लुई 18वें वहां से भाग गया और बेल्जियम चला गया और नेपोलियन पुनः फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन द्वारा सत्ता का अधिग्रहण का समाचार पाकर वियना में एकत्र मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधि हतप्रभ रह गए। उन्होंने पुनः संगठित सेना को भेजा। बेल्जियम में ब्रुसेल्स से 12 मील दक्षिण में अवस्थित वाटरलू के प्रसिद्ध मैदान में नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ। नेपोलियन ने अपनी चित परिचित फुर्ती, बहादुरी और कौशल के दम पर युद्ध लड़ा, लेकिन मित्र राष्ट्रों की भारी सेना को हराना दुष्कर कार्य था। शाम तक नेपोलियन की छोटी सी सेना परास्त हो गई और उसके बचे खुचे सैनिक भाग छूटे। स्वयं नेपोलियन भी भागकर पेरिस आ गया। उसके बाद उसने फ्रांस के पश्चिमी तट से अमेरिका की ओर भागने का प्रयास किया, लेकिन ब्रिटिश नौसेना की निगाहों से बचना मुश्किल था। 7 जुलाई 1815 को मित्र राष्ट्रों ने पेरिस पर कब्जा कर लिया और लुई 18वें को पुनः फ्रांस की गद्दी पर बिठाया। इधर नेपोलियन अपनी पलायन की संभावना को मुश्किल जानकर 15 जुलाई 1815 को ब्रिटिश सैनिक जहाज के कमांडर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नेपोलियन को निर्वासन की सजा देकर फ्रांस से बहुत दूर दक्षिणी अटलांटिक सागर में स्थित सेंट हेलेना के द्वीप में भेज दिया गया, जहां 6 वर्ष बाद 5 मई 1821 को मात्र 52 वर्ष की उम्र में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से इतिहास के एक अत्यंत चमत्कारी व्यक्तित्व का अंत हुआ। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।